दिल्ली के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले बाजारों और व्यस्त सड़कों के बीच एक जगह थी, कमला पार्क। दिन में ये पार्क सामान्य लगता था। कुछ बूढ़े लोग बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ते, बच्चे झूले पर खेलते और कॉलेज के लड़के लड़कियां बातें करते। लेकिन जैसे ही शाम होती, सूरज की रोशनी ढलकर लालिमा में बदलने लगती, पार्क का माहौल बदल जाता। लोग कहते थे कि ये पार्क रात में जिंदा नहीं होता, लेकिन मर चुका भी नहीं। कुछ ऐसा कि मानो यहाँ असलियत और परछाइयों की दुनिया के बीच कोई पतला पर्दा हो, और वो पर्दा रात में हट जाता हो। इस पार्क की डरावनी कहानियां पूरे इलाके में फैल चुकी थी। कोई कहता 20 साल पहले यहाँ एक लड़की की हत्या हुई थी, कोई कहता ब्रिटिश काल में यहाँ फांसी दी जाती थी और मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। कुछ दुकानदार तो साफ बोलते, भाई पार्क के गेट के बाद रात को कदम मत रखना, वरना लौटने का कोई भरोसा नहीं। कहानी के असली सफर की शुरुआत होती है आदित्य, रिया, विवेक और सोनम से। चारों दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे। हॉस्टल में एक रात दोस्तों के बीच डरावनी कहानियों की चर्चा चल रही थी। विवेक ने अचानक कहा, अरे दिल्ली में असली भूत देखना है तो कमला पार्क जाओ, वहां रात में अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं। रिया को ऐसी बातें सुनकर मजा आता था। वो बोली, क्या सच में, या फिर तो हमें डराने का नाटक कर रहा है? विवेक ने कसम खाकर कहा, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन मेरे एक दोस्त ने रात में वहां किसी को देखा जो इंसान नहीं था। आदित्य, जो ग्रुप में सबसे जिज्ञासु था, हंसते हुए बोला, तो फिर चलो ना, आज रात ही चैलेंज लेते हैं, देखा जाए असली भूत है या बस अफवाह। सोनम डरपोक स्वभाव की थी। उसने तुरंत मना किया, पागल हो क्या, मैं नहीं जा रही, रात में भूत प्रेत से खेलना सही नहीं है। लेकिन बाकी तीनों की जिद के आगे वो मान गई, शर्त ये कि अगर मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं तुरंत लौट आऊंगी। रात के 11 बजे चारों पार्क के बाहर खड़े थे। गेट पुराना था, ऊपर से जंग लगा हुआ। लोहे के खंभों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जो लग रहा था जैसे चेहरों के भाव बदल रहे हों। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ गेट के बाहर के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी गेट तक पहुंच रही थी। उसके आगे सब स्याह। पार्क में कदम रखते ही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे अचानक सारी आवाजें गायब हो जाएं। न हवा की सरसराहट, न कुत्तों का भौंकना, बस खामोशी। वे चारों टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। सामने पुराने झूले हिल रहे थे, जबकि हवा का एक झोंका तक नहीं था। रिया फुसफुसाई, ये हिल कैसे रहे हैं, यहाँ हवा तो है ही नहीं। आदित्य ने मजाक में कहा, शायद कोई हमें वेलकम कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में खुद डर की हल्की झलक थी। करीब 10 मिनट बाद चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पुरानी बेंच पर किसी का साया बैठा है। वो शक्ल इतनी धुंधली थी कि पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन इतना साफ दिख रहा था कि कोई वहां बैठा है। विवेक ने टॉर्च सीधा उसकी तरफ की। वो साया पल भर में गायब हो गया। सिर्फ बेंच पर धूल का एक हल्का बादल उड़ता दिखा। सोनम की सांसें तेज हो गईं। मैंने कहा था ना, ये अच्छा आइडिया नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन आदित्य ने कहा, नहीं, अब तो मजा आ रहा है, ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, पेड़ घने होते गए। लगा जैसे पेड़ों की शाखाएं हाथ बनकर उन्हें पकड़ने को बढ़ रही हों। टॉर्च की रोशनी में कई बार लगा कि कोई पेड़ के पीछे खड़ा है, लेकिन देखते ही कुछ नहीं मिलता। अचानक पीछे से धीमी भारी सांस लेने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने पानी से भीगे पांव यहां रखे हों। करीब आधे घंटे बाद पार्क के बीचों बीच पहुंचे तो एक पुराना फव्वारा दिखा, जो कब का सूख चुका था। तभी हवा में तेज, बहुत ही तेज औरत की चीख गूंजने लगी। वो चीख इतनी दर्द भरी थी कि रिया ने तुरंत आदित्य का हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद चीख अचानक बंद हो गई, लेकिन माहौल और भी डरावना हो चुका था। रात की सच्चाई। पार्क के उस बीचों बीच पुराने सूखे फव्वारे के पास चारों खड़े थे। औरत की चीख के बाद सबका दिल तेजी से धड़क रहा था। सन्नाटा गहरा गया। पेड़ों की सरसराहट अब मानो किसी का ठहाका बन गई थी। विवेक बोला,
मुझे सही में लग रहा है यहाँ से निकल चलो, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन आदित्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। टॉर्च की हल्की रोशनी में फव्वारे के पीछे एक टूटा फूटा पत्थर दिखा। रिया की नजर अचानक नीचे जमीन पर गई। वहां ताजा खून के धब्बे थे जो धीरे धीरे घास में समा रहे थे। उसने धीरे से सबको इशारा किया, यहां देखो, ये खून कहां से आया? सोनम का चेहरा सफेद पड़ गया। अब तो यहां इंसानी या जानवर का मामला नहीं लग रहा, कुछ और है यहां। आदित्य ने फोन निकाला ताकि फोटो ले सके, पर उसकी स्क्रीन अचानक खुद ब खुद ब्लैक हो गई। कोई नेटवर्क नहीं, कोई सिग्नल नहीं। विवेक बोला, फालतू की बहादुरी छोड़ो, जल्दी चलो, किसी को बुलाना है तो गेट की तरफ भागो। लेकिन उस वक्त उनके ठीक पीछे से एक हल्की सी बच्चों की हंसी सुनाई दी। चीख बस जैसे माहौल में गूंज रही हो, मगर कोई बच्चा वहां नहीं था। चारों तेजी से आगे बढ़े। अचानक सोनम रुक गई। उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो पलटी तो वहां कोई नहीं था, पर एक छाया थोड़ी दूर झाड़ियों के बीच से उन्हें घूर रही थी। उस छाया के चेहरे की जगह बड़ा सा काला गड्ढा, अंदर बिल्कुल स्याह। आदित्य ने टॉर्च उसकी तरफ की। उस छाया के सिर से काले धुएं की तरह कुछ निकलकर हवा में घुल गया। सोनम डर के मारे रोने लगी, मुझे नहीं रहना यहां, प्लीज चलो, वापस चलो। पर तभी पीछे से रिया की आवाज आई। वो गायब। रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। बाकी तीनों ने चारों तरफ देखा, उसके लिए नाम पुकारा, लेकिन ना उसका जवाब, ना उसकी परछाई। बस दूर झाड़ियों में उसके लाल दुपट्टे की हल्की झलक। वो भागे उस ओर। झाड़ियां झाड़ी से ज्यादा गहरी थीं। अंदर अजीब सी बदबू, जैसे सड़े हुए फूलों और पुराने लहू की। सोनम कांप रही थी। विवेक ने उसे संभाला। अचानक झाड़ियों के बीच से रिया का मोबाइल गिरा हुआ मिला। उस पर ताजा खून लगा था। तीनों अब डर से पसीने पसीने। पार्क की घड़ी से देखो तो समय जैसे थम गया था। हर चीज ठंडी, स्थिर, जैसे चारों आसमान के नीचे भूतों की दुनिया में फंस गए हों। आदित्य बोला, हम अलग अलग होने की गलती नहीं करेंगे। सोनम, विवेक, जमीन पर जो खून के निशान हैं उनका पीछा करो, मैं साथ हूं। रिया को ढूंढना है। तीनों धड़कते दिल के साथ निशान ढूंढते आगे बढ़े। पुरानी हवेली का राज। उनकी खोज उन्हें पार्क के सबसे स्याह हिस्से तक ले गई, जहां एक टूटी फूटी हवेली थी जिसके दरवाजे पर 1918 लिखा था। सालों से बंद पड़ी वहां लड़कियां कहती थीं कि जो रात में हवेली में गया वो सुबह लौटकर नहीं आया। तीनों ने देखा हवेली के दरवाजे पर ताजे निशान हैं और उसी के पास रिया का दुपट्टा पड़ा है। आदित्य ने दरवाजे पर हाथ रखा। वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। विवेक ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह, नीचे जर्जर फर्श और कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। सबने सुना ऊपर के बड़े कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही है, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों पर समझ नहीं आ रहा। तीनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ लगता था कोई चल रहा है। ठक ठक ठक, फूस की गंध, दीवारों में छुपी चीखें। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा देखा। दरवाजा खुला था। अंदर रिया बैठी थी, जैसे किसी नशे में गुम। उसकी आंखें खाली, चेहरे पर खून की लकीरें। आदित्य चिल्लाया, रिया! लेकिन रिया की आवाज निकली ही नहीं। उसके गले से बस फुसफुसाहट निकली, यहां से जाओ, वो आ रहा है। उस वक्त हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। तीनों फंस गए। हवेली के कमरे की दीवार पर वो छाया उगाई जो पार्क में दिखी थी। इस बार उसका आकार बड़ा था, पूरे कमरे में फैल गया। अचानक कमरे में लाइट खुद ही जल गई। रात के 12 बज चुके थे। छाया बोल उठी,
ये पार्क मेरी रूहों का घर है। जिसने यहाँ कदम रखा अब उसकी रूह भी यहीं कैद होगी। विवेक डर से बेहोश हो गया। सोनम की चीख जैसे छाया में समा गई। आदित्य रिया को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी दीवारों से खून टपकने लगा। अब हवेली के अंदर छाया का जाल बढ़ रहा था। तीनों की धड़कनें तेज, भागने की कोई राह नहीं। आगे क्या होगा? क्या तीनों बाहर निकल पाएंगे? क्या छाया सच में इंसानों की रूहें कैद कर सकती है? या दिल्ली हॉन्टेड पार्क का असली रहस्य इस हवेली के अंदर है, जहां रिया ने देखा मौत से भी ज्यादा डरावनी चीज। हवेली के उस अंधेरे कमरे में आदित्य, सोनम और अब बेसुध विवेक के साथ रिया छाया की गिरफ्त में थी। दीवारों से खून की बूंदें टपकना बंद नहीं हुई थीं। उस घुप अंधेरे में आदित्य ने हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम? हमारी दोस्त को छोड़ दो। दीवार पर छाया डरावनी आकृति में बदल गई। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमकने लगीं। फिर उसकी आवाज गूंजी, इस हवेली में मेरा श्राप है। कई साल पहले इन दीवारों ने एक निर्दोष आत्मा की मौत देखी थी, जिसे इंसानों की लालच ने मारा था। उसके बाद से हर रूह यहां आकर फंस जाती है। सोनम रोती हुई बोली, हम तो बस अपनी दोस्त को ढूंढने आए थे, हमें जाने दो। छाया की क्षण भर की खामोशी के बाद कमरे की हवा और भारी हो गई। रिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। अचानक रिया के माथे पर लाल चमक उठी। सभी को आवाज सुनाई देने लगी, जिसने उस रात मेरे खून को चुपचाप बहते देखा, वो आज तक भटकता है। ये हवेली मेरी पनाह है। जब तक कोई मेरी कहानी सुनकर मुझे इंसाफ नहीं दिलाता, हर जिसने यहाँ कदम रखा है वो मेरी रूह के दरबार का कैदी है। अब सोनम की नजर दीवार के पुराने नक्शे पर पड़ी। उसमें कुछ बिखरे अक्षर थे, जैसे किसी ने खून से लिखा था, निर्दोष आत्मा को मुक्ति चाहिए। आदित्य की याददाश्त में फ्लैशबैक आया। एक पुरानी खबर जो उसने महीने भर पहले कहीं पढ़ी थी। कमला पार्क की जमीन पर किसी मासूम का कत्ल हुआ था, मगर कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने इस केस को आत्महत्या बताया था, लेकिन इलाके की औरतें कहती थीं कि उस दिन एक सफेद कपड़ों वाली लड़की रात में पार्क में बैठी मिली थी, जिसकी रूह आज भी हवेली में भटकती है। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें इंसाफ चाहिए। हम तुम्हारे कातिल की सच्चाई दुनिया को बताएंगे, बस हमें छोड़ दो। छाया और मोटी, डरावनी हुई। अगर तुम मेरी रूह का बोझ हल्का कर दोगे तो सूरज की पहली किरण के साथ तुम सब आजाद हो पाओगे। लेकिन आज की रात ये हवेली, ये पार्क और मैं, कुछ भी हो सकता है। भागने की कोई राह नहीं। अब तीनों, आदित्य, सोनम और अधमरा विवेक, रिया को लेकर हवेली से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। हर बार दरवाजा बदल जाता, कभी हवेली का गलियारा घूमकर उन्हीं पर बंद हो जाता। कमरे बदलते जा रहे थे, कहीं दीवारों में ताजा खून के निशान, कहीं पुरानी घड़ियों में उल्टा चलता समय। फिर अचानक रिया ने शून्य में ताकते हुए कहा, जिसने मुझे मारा वो पार्क का चौकीदार था।
जिसने हवेली के सिक्कों की लालच में मेरा गला घोंट दिया, वो आज भी गेट के पास दिखता है। उस चौकीदार को ढूंढो, मेरा इंसाफ वहीं है। तीनों दौड़ पड़े हवेली के पिछवाड़े, जहां छाया के डरावने चेहरों के बीच उन्हें एक चाबी मिली, खून से सनी पुराने गेट की। गेट की ओर भागते ही अचानक हवेली लड़खड़ाने लगी, दीवारों पर परछाइयां भागने लगीं और पार्क के विशाल पेड़ों से आवाजें आईं, कोई यहां से जिंदा नहीं गया। आदित्य की जेब में मिली चाबी से उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की। तभी उन्हें चौकीदार की डरावनी परछाई पास आती दिखी। उसकी आंखें चरमराती थीं और आवाज थी, तुम सब भी यहीं के हो जाओगे। विवेक ने हिम्मत जुटाकर उसके रास्ते में नमक की थैली फेंक दी, जो उन्होंने डर से जेब में रखी थी, और मानो काली परछाई चीखती मरोड़ती हवेली के अंदर समा गई। चाबी घुमाते ही गेट खुल गया। चारों गिरते पड़ते पार्क से बाहर भागे। सूरज की पहली किरण टूटते ही पार्क का सन्नाटा टूटा। क्या दोस्तों ने वाकई आत्मा को मुक्ति दिला दी, या श्राप अभी बाकी है? डर गहराता जाएगा और दिल्ली हॉन्टेड पार्क के रहस्य अगली रात एक नए शिकार की तलाश करेंगे। कमला पार्क की वो काली रात। हवेली के बाहर निकलते ही चारों दोस्त सांस छोड़ते हुए गिर पड़े। सूरज की हल्की किरणों ने पार्क के डरावने सन्नाटे को चीर डाला था, लेकिन सब जानते थे खतरा अभी टला नहीं था। भीतर की हवा अब थोड़ी हल्की थी, मगर रिया अभी तक डरी हुई थी। विवेक बुरी तरह कांप रहा था। सोनम ने रिया को कंधे से थाम कर बोला, तुमने जो देखा वो हमें अब सबको बताना पड़ेगा, ताकि उस मासूम आत्मा को इंसाफ मिल सके। आदित्य का ध्यान सबसे पहले पार्क के मुख्य गेट पर गया, जहां हर रात एक बुजुर्ग सा चौकीदार आता था। कल रात रिया पर वही परछाई छाई थी। आदित्य बोला, अगर आत्मा की मुक्ति चाहिए तो पहले चौकीदार की हकीकत सामने लानी होगी। चारों थामे थामे डरे हुए फिर से हवेली की ओर बढ़े। दीवारों के दरारों में से अभी भी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं, मानो दीवारें चेतावनी दे रही हूं, इंसाफ नहीं तो चैन नहीं। एक पुराना अलमारी का दरवाजा खुला। उसके भीतर अखबार के पीले पन्नियां, एक ओल्ड फोटो फ्रेम जिसमें वही सफेद साड़ी वाली लड़की थी। पीछे लिखा था, शालिनी, अक्टूबर 1977, कमला पार्क। नीचे लाल स्याही में, हमेशा के लिए लापता। तभी सुबह की हल्की रोशनी में हवेली का दरवाजा जोर से खुला। वही चौकीदार रूपी साया खड़ा था, आंखों में लपटें, मुंह में हल्की मुस्कान, पर छाया टूट रही थी। बहुत सालों से मेरी रूहें यहां कैद हैं, कातिल कभी सजा ना पाए ये मंजूर नहीं। मेरी छाया से बाहर जाने का रास्ता लेकर आए हो। आदित्य ने कांपते हाथों से अखबार का वही पन्ना दिखाया। यही है उस रात का असली राज। पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी, मगर इलाके के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि चौकीदार ने हवेली के भीतर शालिनी का खून किया था। उसी के लालच में उसकी रूह तब से हर रात नए शिकार की तलाश करती है, ताकि कोई उसकी कहानी दुनिया को सुना सके। चौकीदार का चेहरा अब इंसान से भयानक विकृत आत्मा में बदलने लगा। अगर मेरी सच्चाई लोगों तक पहुंचे, अगर मेरी कहानी दुनिया जान ले, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। फिर अचानक
हवेली की छत से टपकते खून की बूंदें धीरे धीरे बंद हो गईं। छाया हल्की होने लगी। रूह की मुक्ति और नई शुरुआत, रिया ने रोते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ, हम इस केस की सच्चाई सबको बताएंगे। शालिनी का इंसाफ अब कोई रोक नहीं सकता। सूरज की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़की से टकराए। दीवारों पर छाया दरारों में समा गई। मोबाइल में नेटवर्क लौट आया और सबकी सांसें सामान्य हुईं। हवेली का गेट खुद ब खुद खुल गया। अब सन्नाटा नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट थी। कुछ हफ्तों बाद आदित्य ने मीडिया में कमला पार्क का सच उजागर किया। केस दोबारा खुल गया। शहर भर में चर्चा थी। अब कोई इधर रात में नहीं जाता। हवेली की खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं, लेकिन अक्सर अंधेरी रात में बाहर से गुजरते लोग कहते हैं, शालिनी की रूह अब आजाद है। मगर चौकीदार की परछाई अब भी कभी-कभी हवेली के गेट पर देखी जा सकती है, जैसे वो अब खुद अपने किए के बोझ से छुटकारा नहीं पा रहा हो। इतना डरावना अनुभव और इंसाफ की लड़ाई दिल्ली हॉन्टेड पार्क में कभी भूल कर भी रात को मत जाना, क्योंकि हर अंधेरे कोने में कोई अनसुनी सिसकी आज भी छुपी है।